एस पे आकर एंड पे सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दे दे, समझ ही नहीं आ रहा वर्क होता क्या है, तो एग्जामिनर थोड़ा इरिटेट होता है कि यार ये क्या सवाल है कि वर्क क्या होता है। मैं तो ओ लेवल में भी पढ़ा चुका हूँ, ए लेवल में भी पढ़ा चुका हूँ। बच्चे से फार्मूला पूछेगा वो कहेगा एफडी, बच्चे से यूनिट्स पूछूंगा वो कहेगा जूल्स, बच्चे से मतलब पूछूंगा वो कहेगी एनर्जी। क्या आपको लगा है कि वर्क कुछ और चीज है और एनर्जी कुछ और चीज है? अगर आपको ऐसी फीलिंग आई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तो अल्टीमेटली यही फीलिंग डेवलप करता हूँ, वर्क डैश एनर्जी। मैं तो दोनों लफ्जों को ही एक लफ्ज समझता हूँ। मैंने लफ्ज भी क्या बना दिया, वर्क डैश। यू अंडरस्टैंड, डैश एनर्जी मतलब दो लफ्जों के बीच में डैश डाल दी, स्लैश भी नहीं डाली, डैश डाल दी है। डैश पता कब डालते हैं कि जब वो एक ही तरह की बात होती है, तो हम दोनों को कहते हैं यार वर्क डैश एनर्जी या वर्क या एनर्जी, दोनों में से कोई भी लफ्ज चला लो। वहां एक ही चीज के नाम दो क्यों है सर? जब आप प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, किसको? प्लैनेट्स कितने बड़े हैं, उनके इर्द गिर्द की फील्ड कितनी स्ट्रांग है, उसके लिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी प्लैनेट पर उस किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, तब क्या होगा? तब आप कहेंगे सर ये वो ग्रेविटेशनली एक्सेलरेट कर रहा है, तो अलग हो जाएगा ना नाम, मीनिंग। अब मैं क्या कहूं, नहीं सर ये 10 न्यूटन पर केजी दुनिया की कोई और बला है और 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड दुनिया की कोई और बला है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अल्टीमेटली दोनों क्या है सर? हैं दोनों काइंड ऑफ सेम ही है, नॉट काइंड ऑफ सर जी, दोनों एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली सेम ही है। अब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी में क्या हो रहा है? गाड़ी में ये हो रहा है कि बेसिकली एनर्जी है किसकी? इंजन की नहीं, केमिकल फ्यूल की। कौन सी है? केमिकल एनर्जी है, वो इस्तेमाल हो रही है ना, वो इन्वेस्ट हो रही है ना, वो डिस्पेंस हो रही है। लेकिन उसको डिस्पेंस करता कौन है? इंजन। और हमने इंजन के साथ क्या स्टाइल अपनाया हुआ है कि हम इंजन ने जो एनर्जी कंज्यूम करनी है, हम कभी कहते हैं कि डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी। मैंने मैकेनिक्स में कभी आपको डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी का टर्म लिखवाया? उन तमाम 10 केसेस में लिखवा सकता था मैं। अगर उसको वर्क डन बाय द, देखें उसको, मैं चाहता हूं कि मैं उसको क्या लिखूं, मेरा मैकेनिक्स चल रहा है ना, मेरा चैप्टर ऐसा है कि मुझे उसमें फोर्सेस पढ़ाई गई हैं। सबसे पहले मुझे गाड़ी में ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। सबसे पहले मुझे इंजन फॉरवर्ड एक थ्रस्ट या ड्राइविंग फोर्स डेवलप करता है। मुझे इंजन अंदर से नहीं समझाया गया, वो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में समझाया जाएगा कि यार वो इंजन के अंदर क्या सीन चल रहा है, पिस्टन्स कैसे वाइब्रेट कर रही हैं, शाफ्ट कैसे मूव कर रही है, उससे गाड़ी को फॉरवर्ड पुश कैसे मिलता है। ये मेरा टॉपिक नहीं, ये टॉपिक किधर होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके सीखेंगे। अभी का टॉपिक क्या है? सर जी इतना तो ऑब्वियस है यार, इंजन है, फोर्स लगाएगा। इंजन है क्या करेगा? अब ये कॉमन सेंस हमारा कहता है, या हमें पढ़ाया ही ऐसा गया कि इंजन प्रोवाइड्स अ ड्राइविंग फोर्स। तो अब हम कहते हैं उस ड्राइविंग फोर्स की वजह से मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, व्हाट डू यू गेट? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। इन एक्चुअलिटी व्हाट इज दैट? It's the energy lost by chemical. It's the energy transferred by chemical. It's the change in chemical energy store of the fuel. तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उसको क्या कहना चाहता हूं। मैं उसको एएस की क्लास में क्या कहना चाहता हूं, इसी बात को मैं यूनिवर्सिटी में जाके क्या कहना चाहूंगा। तो फोर्सेस को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके क्या निकालता हूं? क्या निकालता हूं? वर्क डन। और आपको पता होना चाहिए ये जो मैं फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकालता हूं, असल में ये क्या है? असल में ये कोई एनर्जी थी। अब मैं उसको इस वक्त मैकेनिक्स की क्लास में जब आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इक्वेशन डिजाइन कर रहे थे, उन इक्वेशनों में उसको डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी कहना नहीं चाहता। क्यों? मेरा डेटा ऐसा है, सवाल के अल्फाज ऐसे हैं, मैं क्या करूं? तो मैं तो उसको वर्क डन नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ होगा वो क्या? होगी वो एनर्जी। आपने मुझसे फिर ब्रेक में कहा था सर आप सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों नहीं लगा देते? तो मैंने कहा मैं वही लगाना चाहता हूं, मैं तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई करना चाहता हूं। फिर वो कहते सर फिर आप ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरी मजबूरी है यार कि वन टाइप ऑफ एनर्जी को उसने क्या कह दिया? उसने उसको वर्क डन कह दिया। अब आप मुझे बताएं किस किस जगह पे मेरी ये मजबूरी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने इसलिए इस बात को दोबारा छेड़ा है बिकॉज आई नो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि कहां पर किस एनर्जी को एनर्जी कहूंगा और किस एनर्जी के लिए मेरा सिलेबस कहता है वर्क कहोगे तुम। मैकेनिकल एनर्जियां दो पढ़ा दी, कौन सी? जीपीई और केई। कहता उनको तुम एनर्जी कहना। सवाल में जब ऊपर जा रहे होगे तो उसको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मत कहना। हालांकि मुझे पता है मैं उसको क्या कह सकता हूं, मैं उसको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कह सकता। कहता नहीं भाई इसको तू नहीं वर्क कहेगा, इसको तू क्या कहेगा? इसका तू इंक्रीज इन जीपी कहेगा। अच्छा फिर कहता जब स्पीड कम ज्यादा होगी उसको तू क्या कहेगा?
उसको इंक्रीज या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कहेगा। फिर दो चीजों को, दो एनर्जियों का इस्तेमाल मुझे नहीं करने देता, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं करने देता और थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं करने देता। केमिकल एनर्जी जब इंजन लगाता है तब वो कहता है तू क्या क्या इसको भाई, इसको वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या है। थर्मल एनर्जी में जब एनर्जी वेस्ट होने लगती है कहते नहीं नहीं थर्मल ना कह, इसको क्या है, इसको वर्क डन अगेंस्ट। तो अब बस इतनी बात है कि किसी एनर्जी को वो एनर्जी कहने नहीं दे रहा, या उसका सवाल का डेटा ऐसा है कि मैं उसमें वर्डन के हिसाब से उस एनर्जी को इनपुट इन्वॉल्व करूंगा बीच में। अदरवाइज व्हाट इज इट, अदरवाइज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें होना यही चाहिए, वन साइड ऑफ द इक्वेशन पे इट मस्ट बी एनर्जी, अदर साइड ऑफ द इक्वेशन में भी इट मस्ट बी एनर्जी। एक तरफ होना चाहिए डिक्रीज इन एनर्जी, दूसरी तरफ होना चाहिए इंक्रीज इन एनर्जी। एक तरफ होना चाहिए इनपुट ऑफ द एनर्जी, दूसरी तरफ होना चाहिए आउटपुट ऑफ द एनर्जी। तो बात खत्म हो जानी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज क्या, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी is not to be termed as energy, it is to be termed as kya, work done by the driving force or against the friction. These are the two work dones that must be, these are the two energies that must be expressed in the terms of kya, in the terms of work. As far as kinetic energy, it should be expressed in kinetic energy. The gravitational potential energy, it should also be expressed as gravitational potential energy. इसलिए उनका कहता है these are क्या, these are मैकेनिकल एनर्जीज। कहता है ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स है ना, और ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, कहता है इसको इस्तेमाल कर ले भाई। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर आती है बात केमिकल एनर्जी की, कहता हो भाई रुक जा, मैकेनिक्स पढ़ रहा है ना, मशीनें पढ़ रहे हैं ना, तो मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर, ये तू केमिकल एनर्जी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, मगर उसकी जगह क्या इस्तेमाल करूं। कहता है भाई तू वर्क नहीं पढ़ कर आया, तू मैकेनिकल वर्क नहीं पढ़ कर आया। मैकेनिक्स में केमिकल एनर्जी के लिए भी वर्क का एक इन्वॉल्वमेंट है, थर्मल एनर्जी के लिए भी क्या है, वर्क का एक स्टेटमेंट है, वो इस्तेमाल करके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। मैं रैंडमली किसी से पूछना चाहता हूं कि मेरा सवाल क्या समझ आया और जवाब क्या समझ आया। लास्ट रूम में नोवरा बैठी, नोवरा जो हमने भी 5-10 मिनट डिस्कशन की है, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस। क्या करना होता है, सुनना भी है समझना भी। ओके जी मैडम, आपका सवाल क्लियर हुआ चाहता है, यही सवाल था, पक्की बात है, यही जवाब है। नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है जी। सवाल इज अ सवाल, सवाल एक कंफ्यूजन को कहते हैं, कंफ्यूजन इज टू बी क्लियर्ड, उसको एक्सप्रेस करना है। आपसे सिर्फ मुझे गुजारिश है कि आप अपनी कंफ्यूजन को एक्सप्रेस करने का थोड़ा सा तरीका इंप्रूव करेंगे और मैं उसका जवाब देने को, और मुझे पता है कंफ्यूजन है, इसलिए मैं समटाइम्स आपके जिस सवाल को समझता हूं कि यार ये सिर्फ इसके दिमाग में नहीं होगा, ये कंफ्यूजन बाकियों के दिमाग में भी है, लेकिन बाकी उसको इग्नोर मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उतनी लिफ्टिंग नहीं करा रहे हैं, वो समटाइम बड़ी छोटी सी कंफ्यूजन में फंस जाती है जाकर, और वो होती है, वो वाकई में कंफ्यूजन होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है सवाल में, ठीक है। तो उसके बहुत सारे सवाल हैं, वो आपके काम भी आते हैं, बराए मेहरबानी सुना करें प्लीज। मैं उसके हर सवाल में कोई इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, लेकिन किस किस सवाल को रिस्पेक्ट देता हूँ, जिसको मैं क्लास में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो आप सबके लिए जरूरत होती है, वो आप सबके लिए जरूरी होता है उसका जवाब सुनना, इसलिए मैं उसको क्लास में इन्वॉल्व करता हूँ। सो आपसे भी गुजारिश है कि हर चीज को गौर से सुना करें, गौर से समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं ना, तो आपके हिस्से का अगर कोई और सवाल पूछ रहा है तो कम से कम जवाब तो सुन लें, कम से कम क्या कर लें, उसका जवाब तो सुन लें। मेरी उम्मीद में वैसे 1000 दफा कह चुका हूं कि मैं चाहता हूं मुझसे पूरी क्लास सवाल पूछे, मतलब सिर्फ एक बंदा ना मुझसे सवाल जवाब कर रहा हो, लेकिन जब फिर एक ही बंदा करता है तो मेरी तो फिर ख्वाहिश है जवाब तो फिर मैंने सारों को देना है कि जी क्या पता किसी और के दिमाग में भी ना हो और वो पूछ ना रहा हो, तो पूछ लिया करें यार, आप लोग भी प्लीज पूछ लिया करें। Sir, work done is when a force is applied and it covers a distance. An object can only cover distance if it has a kinetic energy or if its GPE is increasing. So what is the relation between work done and other energies like chemical and thermal? केमिकल और थर्मल को तो आप बेसिकली देखें, मुझे दोबारा सवाल एक्सप्रेस करें प्रॉपर्ली कि वो कंफ्यूजन है क्या, मुझे नहीं समझ आया सवाल आपका। An object has a force and it's traveling a distance. उसके अंदर से एक फोर्स डेवलप हुई है, The object is in motion. उस फोर्स की वजह से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और फोर्स पैदा क्यों हुई है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, आग लगी, पिस्टन वाइब्रेट हुई, उसके अंदर कुछ साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई और फोर्स लग गई और वो ट्रैवल होना स्टार्ट हो गई। तो फोर्स जब लगी और डिस्टेंस जब ट्रैवल हुआ तो एक वर्क डन हुआ। बेसिकली ये वर्क डन क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड में क्या है, केमिकल एनर्जी है। ये जो वर्क डन F × D हुआ है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये वर्क किया किसने है,
आपको लगता है इंजन ने किया है, मतलब मैं ऑन द फेस ऑफ इट ये कहूंगा कि इंजन ने किया है, इन एक्चुअलिटी ये फ्यूल ने किया है। किसने किया? ये वर्क फ्यूल ने किया है। हाँ, थ्रू व्हाट, मतलब किसको इस्तेमाल करके किया है? इंजन की साइंस इस्तेमाल करके किया है। अब वही फ्यूल आप यहां पर रख के आग लगा दें, क्या होगा? कोई नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन वही फ्यूल आप किसी मशीन में डालकर, मशीन ऐसी बनाई आपने कि क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को हार्नेस करती है, उसको किसी और फॉर्म में, ये तो उसकी साइंस है। इस साइंस को कहते हैं इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? ये भी था तुम्हारा सवाल बीच में कहीं कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी? मैंने कहा मैडम ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? या तुमने मैकेनिकल करनी है तो वो गाड़ियां बनानी है वो देख लेना, रोबोट बनाने हैं वो देख लेना, जहाज बनाने हैं वो देख लेना, सोलर पैनल बना ले वो देख लेना, तो देख लेना किस एनर्जी को कैसे हार्नेस करता है, ठीक है। वो ए लेवल की क्लास में नहीं हो सकता। ए लेवल की क्लास में हो क्या सकता है? टर्म्स सीखनी है, टर्म्स का एडवांस लेवल सीखना है, टर्मिनोलॉजी एडवांस तरीके से सीखनी है। सिखा तो मैं भी आपको टर्मिनोलॉजी रहा हूं, जहाज तो नहीं बना रहे हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ओ लेवल में भी टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे, लेकिन वहां क्या था? ऑर्डिनरी लेवल। यहाँ क्या है? यहाँ भी टर्मिनोलॉजी क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, किस एनर्जी को कब वर्क कहना है, किस वर्क को कब एनर्जी में ट्रांसफर करना है। थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन इसको इस्तेमाल करके हम क्या नहीं कर रहे, मशीन अंदर से नहीं देख रहे, और मैंने दिखानी भी नहीं, ठीक है। आप अब दोबारा सवाल पूछिए, मुझे लगता है आपका सवाल क्लियर हो गया, क्योंकि आपका सवाल यह था कि वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स का, उसकी वजह से, वो कहते हैं सर उसकी वजह से तो अल्टीमेटली काइनेटिक आ जाएगी या ग्रेविटेशनल आ जाएगी, तो उसका केमिकल से क्या ताल्लुक होगा? तो मैंने कहा वो असल में खुद ही केमिकल होगी, या वो केमिकल की वजह से वो वर्क डन हो रहा होगा। वो पड़े पड़े तो नहीं होगा, पड़े पड़े तो कोई इंजन फोर्स नहीं लगाता, तो फोर्स तो लगेगी तब जब अंदर आग लगेगी, पिस्टन शिस्टन कुछ ना कुछ, शाफ्ट वाफ्ट कुछ ना कुछ उसकी मैकेनिकल है, वो काम कर रही होगी। एनीथिंग एल्स प्लीज? यहाँ जी सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि काइनेटिक एनर्जी और जीपी आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम इक्वेशन, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ एनर्जी होते हैं। अब ये तो आप में से कोई सवाल का इनका जवाब दीजिए, जरा दोबारा एक्सप्रेस कीजिए। कहते हैं सर जी आपने ये जो काइनेटिक और जीपी को क्या किया, डिराइव किया फ्रॉम द सेम इक्वेशन। कहते हैं ड्राइव किया फ्रॉम द सेम इक्वेशन, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। कहते सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ड्राइव आपने दोनों को एफडी से किया है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, ये कोई समझाओ यार इसको, हाथ खड़ा करो कोई भी समझाओ। दोनों को मैंने डब्ल्यू को एफडी से ड्राइव किया है, सही कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² भी कहां से पैदा हुआ है? एफडी से। और जीपी का mgh वाला फॉर्मूला भी कहां से पैदा हुआ है? एफडी से। कहते सर ये एक ही चीज से दो मुख्तलिफ चीजें कैसे निकाली आपने? तो जवाब दो ना जेरीबा, बहुत आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए इसलिए आपसे पूछा हूं। मैं थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स इन्वॉल्व करना चाहूंगा। क्या इन्वॉल्व करना चाहूंगा जी? थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। एंड आई थिंक यहीं से यूं समझिए कौन सा मैकेनिक स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आपका वो वाला क्या बोलते हैं, या तो हाइड्रोलिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, आप यूं समझिए कि फिजिक्स वाली मैकेनिक्स स्टार्ट हो सकती है, ठीक है जी। फिजिक्स वाली मैकेनिक्स। आप अगले पेज पे चले जाएगा, जिस भी पेज पर मौजूद है अगले पेज पे जाएं और वहां एक हेडिंग दें, वर्क डन बाय अ गैस। वर्क डन बाय अ गैस चैप्टर एनर्जेटिक्स वाला ही है, वर्क वाला ही है। तो वर्क डन वैसे तो था वर्क डन बाय द क्या, वर्क डन बाय अ ड्राइविंग फोर्स। मैं आप क्या पढ़ा रहा हूं? वर्क डन बाय अ गैस, वर्क डन बाय अ गैस। ये गैस वर्क करेगी, इसका क्या मतलब है? जब वो एक्सपैंड करेगी तो ऑफ कोर्स वो वर्क करेगी। क्या होगा? वर्क डन बाय अ गैस कब होता है? when it expands due to whatever the reason, due to वो गैस लॉस, मैं वो नहीं पढ़ाना चाह रहा अभी। whatever the reasons are, क्या हो रहा है, आपका जो ये गैस है क्या करता है? गैस एक्सपैंड हो रहा है। गैस जब एक्सपैंड होता है तो वर्क लिखें वर्क डन बाय गैस when it is expanding, when it is expanding। ओके, वर्क डन का जो फॉर्मूला है बताइए, वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एफडी। क्या फॉर्मूला जी? एफडी। अगर ये एफडी फॉर्मूला है और आप इस सवाल की इस सिचुएशन को देखना चाहते हैं जिसमें क्या हुआ, पिस्टन की इनिशियल पोजीशन आपको नजर आ रही है, फिर उस पिस्टन की फाइनल पोजीशन की चली गई और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। मुझे एक बात बताइए, गैस का फोर्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम? आपने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू क्या? फोर्स ओवर एरिया। जरा साइड पे जाइए,
यहां पर मैं आपको प्रेशर समझाना चाहता हूं. आई होप यू नो प्रेशर एज अ क्वांटिटी क्या होता है. प्रेशर इज डिफाइंड एज क्या, जैसे कहते हैं ना, फोर्स इज अप्लाइड, वर्क इज डन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, पावर इज जनरेटेड, प्रेशर इज एक्सर्टेड. क्या प्रेशर एक्सर्टेड कब होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया. प्रॉपर चैप्टर है जी प्रेशर का हमारे पास एक. प्रेशर इज सेड टू बी एक्सर्टेड व्हेन व्हाट हैपेंस, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एरिया. नहीं, ऑन एन एरिया गलत है, पर यूनिट एरिया. ऑन एन एरिया इम्प्रॉपर है, पर यूनिट एरिया प्रॉपर है. तो एक काम करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप साइड पे प्रॉपर डेफिनेशन लिख दें कि प्रेशर इज सेड टू बी एक्सर्टेड. प्रेशर इज, साइड नोट है भाई, इधर नहीं आना, इधर मैं कुछ और ड्राइव करूंगा. साइड पे ना, साइड पे क्या लिखें? एक साइड पे इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कराऊंगा और दूसरी साइड पे आप क्या कर लीजिए, प्रेशर को समझ लीजिए. क्या लिखवा रहा हूं? प्रेशर के साथ ओ लेवल की टर्म है. प्रेशर इज सेड टू बी एक्सर्टेड व्हेन क्या, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एरिया भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया भी हो सकता है. ज्यादा बेहतर क्या है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो पर यूनिट एरिया कह दिया जाए. ऐसे एरिया डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है कि एरिया जब कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है. अब ये मैं आपको वो ओ लेवल वाली मिसालें नहीं देना चाहता कि जनाब साहब मैं कल परसों ओ लेवल को पढ़ा रहा था. हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मैं तो सॉलिड्स वाले प्रेशर की बात कर रहा हूँ. तो मैंने उनको एग्जांपल दिया वो लड़कों के फ्लैट जूतों वाला और लड़कियों की हील्स वाला, कि जी लड़के जो हैं वो फ्लैट जूते पूरा दिन पहन के रख सकते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता. ये खवातीन से पूछिए कि जब किसी की शादी ब्याह में जाती हैं तो हील्स जब पहनती हैं तो जनाब साहब क्या सीन होता है, कितनी देर हील बर्दाश्त होती है? 2 घंटे. उसके बाद बंदा कहता है भाईजान नंगे पाँव में फिरूं तो बेहतर है. ऐसा ही है. क्यों भाई? वो असल में उसका एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड क्या है, बहुत कम है, और पूरे का पूरा वजन उस कम एरिया पे जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो टांगों में, पाँव में दर्द बहुत ज्यादा होती है. ठीक है जी. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो फोर्स पर यूनिट बहुत छोटा एरिया, फोर्स तो जितनी भी है वो एरिया जब कम करेंगे तो क्या होगा, इसको मसला इस बात से. आई थिंक एरिया का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. ओ लेवल की क्लास में बड़ी मिसालें देता हूं, उनको मैं एक मिसाल ये वाली भी दे रहा था कि जी उनको मैंने कहा यार एक पेज है, एक पेज के साथ मैंने क्या किया, बॉल पेन दिखाएं जी, बल्कि देयर इट इज, आप बस ये पेज पकड़ लें भाई. मैंने कहा जी एक ये वाला पेन है, इस पेन का ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है. मैं इसके साथ इसको प्रेस करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छा खासा प्रेस कर रहा हूं. अच्छा आपने जोर से पकड़ना है भाई. इसके साथ क्या करता हूं, व्हाट हैपेंस, इसका एरिया क्या था, बहुत कम, तो मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, बस क्या किया जनाब साहब, व्हाट हैपेंड, थोड़ा सा प्रेस किया तो वो पेन जो है वो क्या हो चुका है, उसने प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट किया. क्या किया, क्यों, फोर्स तो मैंने थोड़ी सी लगाई थी, उसका एरिया बहुत कम था. एरिया जब बहुत कम होता है तो प्रेशर खुद ही क्या हो जाता है, खुद ही बहुत ज्यादा हो जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का एरिया के साथ क्या सीन है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का सीन है. इसको मसला इस बात से, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 2 एग्जांपल्स काफी हैं भाई. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज सेड टू बी एक्सर्टेड क्या, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, वैसे तो ऑन एन एरिया, लेकिन फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ताकि वो क्या साबित हो जाए, एरिया किधर है, एरिया नीचे. अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स ओवर एरिया. वैसे यूनिट्स क्या बनती हैं, इसको देखेंगे तो न्यूटन पर, लेकिन साइंसदान का नाम क्या है, पास्कल्स. तो फिर 1 पास्कल क्या होगा, when a force of 1 Newton is applied on an area of 1 square meter, then the pressure is said to be 1 Pascal. What is नाम है उसका, नई क्वांटिटी है. क्या है वो नई क्वांटिटी, वर्क है. इसी तरह मेरा दिल कर रहा है कि फोर्स को मैं क्या कर दूं, एरिया से डिवाइड कर दूं, तो कुछ तो नया निकलेगा ना. क्या नया निकलेगा, क्या नया निकलेगा, प्रेशर. अगर मैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा, तो पावर. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ये गेम है. क्या गेम है कि किस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है और क्या बनेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं फोर्स को डी से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का,
फोर्स को डी से मल्टीप्लाई करने का वर्क। अगर मैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं, क्या नाम है इसका? अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड करूं, क्या नाम आ रहा है इसका? प्रेशर। ठीक है, ये नाम बाद में रख रहे हैं हम। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले फोर्स को ये करो तो वो बनेगा, फिर ये करो तो वो बनेगा, फिर ये करो तो वो बनेगा। ठीक है, तो अब हम नाम सीख रहे हैं कि सर प्रेशर का नाम ही किसने पैदा किया। ये नाम ही कब पैदा हो रहा है? ये नाम ही तब पैदा होता है कि जब आप फोर्स को क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? एक सेकंड रुकिए बेटा। नहीं है तो फैक्ट है, लेकिन बेसिकली हमने क्या करना है, हम एक क्वांटिटी से कोई नई क्वांटिटी निकालना चाहते हैं ना, कि जनाब साहब जब फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम एरिया के साथ लिंक करना चाहते हैं। अगर हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करें तो क्या पता कोई और क्वांटिटी बने, अगर हम उसको एरिया से डिवाइड करें तो क्या पता कोई और क्वांटिटी बने। जब हम उसको एरिया से डिवाइड करते हैं तो हाँ एक क्वांटिटी बन रही है। एक साइंसदान ने इस कहानी को डेवलप किया है कि अरे जी आप फोर्स को एरिया से डिवाइड कर लेना तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। अब उस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से होता क्या है, प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट का आगे काम क्या है उसका मैंने लिक्विड्स के प्रेशर का क्या मकसद निकालना है, गैस के प्रेशर का क्या मकसद निकालना है, सॉलिड्स के प्रेशर का क्या मकसद निकालना है, उसमें फिल वक्त हमें सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि फोर्स किधर है, एरिया किधर है। ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हो मजीद? पूछो पूछो पूछो, लेकिन अब प्लीज सवाल जरा डिफाइन एक्सप्रेस करना चाहिए था। आप फोर्स और प्रेशर को बिल्कुल सेम चीज समझती हो, तो फिर ये तो जब सेम चीज समझती हो तो फोर्स उतनी होगी। तो इट्स नॉट जस्ट द फोर्स दैट डिफाइंस प्रेशर, फोर्स का इंपैक्ट तो उतना ही है, फोर्स का इंपैक्ट उतना, तो प्रेशर कुछ और चीज है ना, फोर्स कुछ और चीज है, प्रेशर कुछ और चीज है। आप कह रहे हो फोर्स तो वही है तो फोर्स का इंपैक्ट वही होगा, हाँ फोर्स का वही इंपैक्ट होगा। तो फोर्स का इंपैक्ट सुनो, सब सब्र करो ना। अब बताओ फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है? एक्सेलरेशन, वो उतनी ही होगी। फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, वो उतना ही होगा। जिसको अब मैं समझा रहा हूं, मैं वो फोर्स का इंपैक्ट नहीं समझा रहा। हाँ तो फिर प्रेशर अलग चीज है ना, अलग चीज है, तो फोर्स सेम है। देखिए एक बात सुनो, मैं अभी भी आपको राहिम एक से एक जुमला, बल्कि आप बता दीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैं आप वन सेकेंड, ये वही एक्सप्लेनेशन है कि अब पहले फोर्स लग रही है ज्यादा एरिया पर, फिर फोर्स लग रही है कम एरिया पर। जब फोर्स ज्यादा एरिया पर लगती है तो इसका इंपैक्ट कुछ और होता है, वही फोर्स जब कम एरिया पर लगती है तो उसका इंपैक्ट कुछ और होता है। वो जो एग्जांपल मेरी बीच में एक रह गई कि मैं इस फिनोमेना को पिछले 20 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि जब दिन के 12 घंटे यूं खड़ा होता हूं तो मेरी एक पर्टिकुलर फोर्स है जो मेरा वेट है, वो किधर एक्ट हो रहा है? मेरे पाँव पर एक्ट हो रहा है। तो इस तरह से करने से मैं हर रोज 12 घंटे के बाद पागलों की तरह थक जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? मेरे टांगों में, मेरी पाँव के जो ऊपर तक पोर्शन है बहुत दर्द होती है वहां पर। फिर मैं रात के 12 घंटे ऐसे लेटने की कोशिश करता हूँ। हाँ 12 घंटे नसीब होते कि नहीं थे, लेकिन जनरली चलो जब मैं ऐसे लेट जाता हूँ तो मेरा वही फोर्स है, वही मेरा वेट है, लेकिन अब मेरा वेट मेरे पाँव पे नहीं, अब मेरा वेट पूरी बॉडी पर है। तो क्या होता है? बॉडी का एरिया ज्यादा हो जाता है, तो मेरी बॉडी का प्रेशर, मेरी बॉडी पर प्रेशर। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो बड़े मजे से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से उठता हूँ। ठीक है जी, तो क्या सिचुएशन हो रही है? मेरा क्या सीन चल रहा है? मेरा फोर्स है, मेरा वेट है, ऐसे भी उतना ही है, लेट के भी उतना ही है। लेकिन अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वेट किधर है, किधर एक्ट हो रहा है? मेरे पाँव पर। तो मेरे वेट का मेरे पाँव पर एक्ट होना ये एक अलग निजाम है। फिर जब मैं लेट जाता हूं तो मेरे पाँव, मेरे वेट का मेरे पूरी बॉडी पर एक्ट होना, फोर्स दोनों तरफ क्या होगी? तो काटो मारो ना इसको, इसको काटा मारो, कांस्टेंट हो गया फोर्स। फोर्स का फिनोमेना क्या है? वो दोनों सिचुएशन में चेंज। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, मैं इसको एड्रेस नहीं करूंगा। क्या है दोनों सिचुएशन में फर्क? एक में थकावट है, एक में मजे आ रहे हैं। ये थकावट क्यों हो रही है और मजे क्यों आ रहे हैं? ठीक है, एक में एरिया कम है, एक में एरिया। अब मैं अगर यूं कहूं कि जब एरिया कम है तो थकावट ज्यादा होगी, क्या होगी? जब एरिया कम है तो थकावट, इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ओके वाओ ग्रेट हो गया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड इज इन न्यूटन्स, पर यूनिट एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 स्क्वायर मीटर या फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 स्क्वायर मीटर। दराहिम जो कह रहा था दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन 3 स्क्वायर मीटर और द फोर्स इज अप्लाइड ऑन 4 स्क्वायर मीटर। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन व्हाट, अ लार्जर स्क्वायर मीटर, तो क्या होगा? फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, इंपैक्ट
कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उस हिसाब से जवाब है। नाउ तुमने जिस तरह से आपने स्पीड को समझा है वही फिजिक्स है ना। आपने मुझे स्पीड की केमिस्ट्री तो नहीं सुनाई, आपने मुझे उसकी बायोलॉजी भी नहीं सुनाई, आपने इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। मुझे पता है कि आपको एक्चुअल में क्या एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। आपको एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी सर ये कॉमन फिनोमिना है, हम फिजिक्स में सुबह दोपहर शाम ऑब्जर्व करते हैं कि जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है उसको अपनी मंजिल पे जाने में वक्त कम लगता है। तुमने वैसे उसमें नहीं सर वो डिस्टेंस है, पर ट्रेवल टाइम है, वो अपनी तरफ से फिजिक्स मारने की कोशिश की। दैट इज नॉट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स ये है सर यहां से घर जाते हैं आपके, डिस्टेंस कांस्टेंट करते हैं, कहानी से आउट। ये कहानी से बिल्कुल क्या हो गया, डिस्टेंस आउट हो गया। अब एक बात है, आप पैदल जाएंगे, आप बाइक पे जाएंगे, आप गाड़ी पे जाएंगे, आप कौन सी गाड़ी पे जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, उड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? तो वो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे तो अगर तो पहले से तैयार है और मैं उड़ते उड़ते उसमें छलांग मारूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अदरवाइज हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और उसमें ज्यादा प्रोटोकॉल होगा। लेकिन बार मैं किसी और एग्जांपल पे चला गया हूं। हम फिजिक्स का जवाब फिजिक्स के थ्रू देते हैं। फिजिक्स का जवाब यही तो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नजर आ रहा है। फिजिक्स में कमाल ही क्या है? फिजिक्स में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होती है? केमिस्ट्री नजर नहीं आती, उसकी इमेजिनेशन करनी पड़ती है, उसके एक पूरा बैकग्राउंड डेवलप करना पड़ता है। क्या पहले ये सेट ऑफ रूल्स हैं, फिर ये इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, उसकी ऐसे कहानी बनानी पड़ती है। फिजिक्स में मुझे क्या कहानी बनानी, क्यों बनाऊं कहानी? फिजिक्स में नजर आ रही है, मैंने कहा ये पेन है, ये भी पेन है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, मैं दोनों को क्या करता हूं, दोनों को इस तरफ करके यूं दबाने की सेम हाथ है, सेम फोर्स है, क्या होगा? पेनिट्रेट अगर करना हो तो किसने करना है? ये कर जाएगा। तो नजर आ गया सर जी, देख लीजिए। हाँ क्या हुआ, फर्क क्या था दोनों में? एक का एरिया ज्यादा था, एक का एरिया कम था। इस तरह आप फोर्स जो लगा रहे थे वो पर यूनिट दिस एरिया थी, इधर जो फोर्स लगा रहे थे वो पर यूनिट दिस एरिया थी। तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं प्रेशर क्या है, ज्यादा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये उसका एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो आप हमेशा फिजिक्स में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों? अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जाएंगे कि क्या हमने इन क्वांटिटीज को कभी अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, क्या हमने कभी इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व किया है? तो जब आप इन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसका बेसिक फॉर्मूला लिख देंगे। हाँ, उसके बाद अगला फॉर्मूला मैं ड्राइव कर लूंगा। उसकी बेसिक क्वांटिटी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद हाँ, अगर आप कहेंगे सर जी प्रेशर का फॉर्मूला आपने रो चीज क्यों बनाया, तो मैं उसका पूरा उसका भी एक फिजिक्स है। नहीं, फिर उसका फिजिक्स नहीं, उसकी मैथ्स है, वो मैं फिर मैथ्स के थ्रू डेवलप करूंगा। कैसे? क्या फोर्स की जगह वेट लिख दो, वेट की जगह mg लिख दो। वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन ड्राइव करना। ठीक है, तो फिजिक्स कैसे चलती है? पहले जिस न्यू क्वांटिटी को पढ़ते हैं उसका अपने एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटीज के साथ सीन है, उसका ताल्लुक है कुछ क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, किस किस क्वांटिटी के साथ क्या ताल्लुक है? एक काम करते हैं, मैंने गलत किया कि आपको पहले ही प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दी। मैं पहले जुमले में क्या लिखवाना चाहिए था? इम्प्रॉपर डेफिनेशन, कि प्रेशर इज सेड टू बी एक्सर्टेड। प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी कब? When a force is applied on a surface। क्या पहले मुझे क्या कहना चाहिए था? जाओ, कि जब फोर्स अप्लाई हो रही है किस पर? किसी सरफेस पर। तो जब वो सरफेस पर अप्लाई होती है देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। जब फोर्स अप्लाई होती है, पहले तो जब फोर्स ही है, लेकिन जब उसको सरफेस के साथ रिलेट करते हैं कि वो फोर्स कितने सरफेस पर अप्लाई हो रही है, देयर कम्स अ न्यू क्वांटिटी। व्हाट इज दैट क्वांटिटी? इट्स प्रेशर। एंड फोर्स का एप्लीकेशन, वो तो कॉमन सेंस कहता है कि सर फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन अब वो जो फोर्स का एरिया के साथ सीन है, अगर वो फोर्स बहुत ज्यादा एरिया पर अप्लाई होगी तो हम कहेंगे सर जी प्रेशर कम है। अगर वो फोर्स बहुत कम एरिया पर अप्लाई होगी तो हम कहेंगे सर जी बड़ी फोकस्ड, ये एक और अंग्रेजी हो सकती है, बड़े फोकस्ड फोर्स है। ये सर फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब एक यूनिट एरिया। चलो एक और काम कर लेते हैं यूनिट एरिया फिक्स कर देते हैं। जब भी फोर्स लगाएं, क्या कहें कि फोर्स लगाने आज के बाद हमेशा इस एरिया पर। किस एरिया पर? कितना ही एरिया? 1 स्क्वायर मीटर सपोज कर लेते हैं, ये फिक्स कर लेता हूं। अब फोर्स लगाऊंगा इस पे 10 न्यूटन, तो कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब उसी एरिया पर फोर्स लगाऊंगा 20 न्यूटन, तो क्या है? 20 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसी पर लगाऊंगा 30 न्यूटन, तो क्या है? 30 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो अब क्या कहूं
कि 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पे प्रेशर ज्यादा था, 10 या 20 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पे प्रेशर ज्यादा था, या 30 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पे प्रेशर ज्यादा था, कि जब उसके ऊपर 30 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां से अगले सर प्रेशर के ज्यादा होने से क्या होगा उसको, भाई मेरी टांगे हुई तो दर्द होगा, कोई प्रेशर कुकर हुआ तो फट जाएगा। ये तो अब बात की बात है कि किस किस जगह पे प्रेशर होगा तो क्या होगा, ब्लड में हुआ तो ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो तो बात का काम है ना, प्रेशर से होगा क्या क्या। अभी तो प्रेशर एक वर्ड है, वर्ड की एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है सर? इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फोर्स व्हेन इट अप्लाइज ऑन एन एरिया। बेटर टू से फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाई? बिकॉज इफ द एरिया इज डिक्रीज्ड द प्रेशर इज सेड टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, यू कीप फोर्स कांस्टेंट एंड चेंज द एरिया, or you keep area constant and change the force. If you keep area constant, then pressure is directly proportional to force. And only in that case क्या होगा? Only in that case आप force ज्यादा करेंगे तो pressure ज्यादा होगी। Otherwise, अगर आप कहते हैं, अब ये तुमने बड़े गौर से सुनना है, मैं force भी change करूं और area भी change करूं, मैं कहता हूं, गौर से मेरी बात सुननी है आपने, एक तरफ एक बंदा है, उसका फोर्स है 50 क्या 50 न्यूटन, और उसने वो 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है किस पर, किस पर जी, ऑन एन एरिया ऑफ क्या, ऑन एन एरिया ऑफ क्या बोलते हैं उसको, 10 स्क्वायर मीटर। कितने पर? 10 स्क्वायर मीटर। आपको क्या लगता है प्रेशर में कितना निकालूंगा? 50/10 कितना हो गया? 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, सिमिलरली मैं कहता हूं कि क्या हो गया है, फोर्स भी ज्यादा हो गई है, एरिया भी ज्यादा हो गया है। एक बंदा है, उसकी फोर्स है 100 न्यूटन। कितनी? अब वो लगती है ऑन एन एरिया ऑफ 15 स्क्वायर मीटर। मैंने क्या ज्यादा कर दी है? फोर्स भी ज्यादा कर दिया, और बल्कि काम करता हूं, फोर्स मैंने कितनी कर दी? 100 कर दी, एरिया ना मैं उसका 25 कर देता हूं। अब बताएं प्रेशर कितना लग रहा है? 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पहले कितना लग रहा था? 5 न्यूटन पर। अब कितना लग रहा है? तो अब किसके ज्यादा होने से प्रेशर को क्या हुआ है? फोर्स भी ज्यादा हुई है, एरिया भी ज्यादा हुआ है, तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। क्या पता मैं ऐसा न्यूमेरिकल डिजाइन करूं जिसमें प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने रिलेट करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप प्रेशर को फोर्स से रिलेट करेंगे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो एरिया को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर को एरिया से रिलेट करेंगे तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या होगा सर? एरिया को कांस्टेंट रखूंगा तो प्रेशर और फोर्स आपस में क्या आएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। और अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रख दूं तो क्या होगा? एरिया और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। इसमें अगर किसी के पास परेशानी है तो सवाल हाँ, फिर एक और काम भी है, फिर एक काम करते हैं। वो कहते हैं सर जी फिर एक काम करें ना, आप इसमें से P × A = क्या F कर दें, और आप यहां पे क्या किसको चेंज करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि किसको कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कहूं फोर्स अप्लाइड और एरिया क्या है, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं आगे जाके बना लूंगा एक सवाल इस तरह का, ठीक है। बहरहाल आप इनिशियली क्या समझेंगे, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से एक ही बात को बार बार घुमाए जा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज एज अ क्वांटिटी क्या होता है, एज अ क्वांटिटी प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। एरिया नीचे क्यों है? आई थिंक कि प्रेशर और एरिया आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? एक फिजिकल फैक्ट है, नजर आता है हमें, हम ऑब्जर्व करते हैं उसको, कि जब जब एरिया ज्यादा होगा तब तब प्रेशर कम होगा, जब जब एरिया कम होगा तब तब प्रेशर ज्यादा होगा। मैं उसकी मिसाल आपको दे रहा हूं कि मैं खड़ा हूं तो मेरे पांव पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं जब लेट जाता हूं तो मेरी बॉडी पे प्रेशर कम हो जाता है। अब क्या समझाऊं इसको? उस प्रेशर को आप कहें सर वो प्रेशर थोड़ी तो थकावट है। हाँ जनाब थकावट है। उस थकावट को अंग्रेजी में नहीं, फिजिक्स में प्रेशर ही कहते हैं, ठीक है। तो मैं उस थकावट का नाम रख रहा हूं। अब थकावट को बायो में क्या कहते हैं? कुछ और कहते होंगे। मैं उस थकावट को इसमें क्या कहते हैं? फिजिक्स में क्या कहूंगा? प्रेशर। और यही प्रेशर अगर मैं किसी वायर पे जाके लगाऊं तो मैं तब भी नाम चेंज कर दूंगा इसका, तब मैं इसको स्ट्रेस कहूंगा। क्या कहूंगा? फिर आप कहेंगे हाँ सर ये तो वही है जो बायोलॉजिकल टाइप होता है। तो नाम है बेटा जी, जनरली उसका नाम प्रेशर है,
पानी में जाएगा तो मैं कहूंगा नहीं, पानी का अब नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब गैसेज में कहूंगा नहीं, अब नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो वायर में जाएगा मैं कहूंगा नहीं, प्रेशर नाम नहीं, इसका नाम ही कुछ और है। नाम क्या होगा? स्ट्रेस नाम होगा। तो अब वो नाम किस किस वक्त कब कब होगा, क्या क्या होगा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, कि क्वांटिटी का नाम क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। मैं केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बहरहाल सवाल को मुकम्मल करना चाहता हूं जी। प्रेशर का क्या फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया? फोर्स ओवर एरिया। और फोर्स ओवर एरिया में जो है तो यू नो क्या बता रहा हूं भाई, क्या बता रहा हूं, प्रेशर समझाना चाह रहा था, क्या हो गया है, फोर्स ओवर एरिया लिख दिया है, इधर से ये आ गया है। यहां से अगर मुझे फोर्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ा, क्या बनेगा जी? प्रेशर इनटू एरिया। तो बेसिकली मैं फोर्स की जगह क्या लिखूंगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी फॉर डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो एरिया इनटू डिस्टेंस, सवाल में प्रेशर गिवन है, जो सवाल में प्रेशर गिवन है गैस का कितना है? 4.6 इंटू 10 पावर 5 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यस 80 इंटू सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर उसके ऊपर होल स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस गिवन है जितना ट्रेवल किया 25 सेंटीमीटर। पुट करेंगे जवाब आ जाएगा जी। इसको पुट करेंगे, इसका जवाब आ जाएगा। बहरहाल प्रेशर को कैरी करेंगे अगले लेक्चर में दोबारा, आफ्टर वो कुछ रिसर्च कर आएंगी कि सर मेरा सवाल ये था और मेरा जवाब ये है। मैं चाहता हूं आप जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन 5 समझाएं क्या लिखा हुआ है। When a horizontal force F is applied to a frictionless trolley over a distance S, कितना? फोर्सेस कितनी? F, डिस्टेंस कितना? S। तो वर्डन कितना होगा? F into S। जब वर्डन होता है F into S, the kinetic energy of the trolley changes from 4 to 8। 4 to, तो डेल्टा E कितना है? क्या हुआ? वर्डन कितना हुआ? वर्डन एक तरफ चल रहा है वर्डन, एक तरफ चल रहा है डेल्टा के ई। वर्डन कितना करते हैं आप? Fs। तो डेल्टा के ई कितना होता है? 4 to 8। 4 to 8 का मतलब क्या है? 8 minus 4 is equals to 4 का चेंज आता है। ओके, अब क्या हो रहा है? अगला पढ़ें। If a force of 2F is applied to a trolley over a distance of 2S, you please tell me कितना वर्डन होगा? 4Fs। कितना वर्क हो गया? तो वर्डन कितने टाइम ज्यादा हो गया? कहते हैं जी what will the original kinetic energy of 4 joule become। पहले बताएं, कहते हैं आप बताएं 4 को क्या हो जाएगा। एक बात तो दें कि आपके पास ये वर्डन है और ये डेल्टा की। वर्डन कितना है? Fs। तो डेल्टा के ई कितना था? मतलब 4 से 8 कितना डिफरेंस था? 4 जूल का डिफरेंस। अब अगर आपका वर्डन 4 गुना ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा के ई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये डेल्टा के ई है। उसने ये नहीं पूछा कि डेल्टा के ई कितना है, उसने पूछा है व्हाट विल द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल बिकम। इट विल बिकम 20। क्यों? वो 4 में आपने चेंज निकाला है। क्या निकाला है? चेंज निकाला है कि पहले 4 से 8 का चेंज आया, अब 4 से 20 वाला चेंज आएगा। क्या आंसर होना चाहिए? इट्स नॉट ए फॉर अल्फा, इट इज बी फॉर ब्राउ। ए कितना है? ए क्या है? ए इज चेंज। क्या निकला? वो चेंज निकला है। चेंज नहीं पूछे उसने पूछा 4 को हो क्या जाएगा? 4 में चेंज कितना आएगा? 4 में 16 का चेंज आएगा तो 4 विल बिकम 20, 4 विल बिकम 20। इसमें किसी को अगर मसला तो हाथ खड़ा करिए। एनीवन? इस तरह के थोड़े ट्रिकी सवालात हैं, जरा देख लीजिएगा जनाब साहब किस किस सवाल में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा। बाकी इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में प्रॉब्लम्स की सूरत नहीं कराऊंगा।